प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? महीनों से हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ते पढ़ते थोड़ा बोर हो गए होंगे, है ना? क्योंकि वो क्लास की हंसी ठिठोली जो बंद हो गई है। तो आज आपके हंसने की बारी है। हम लोग हंसी के साथ कुछ सीखना चाहते हैं। तो आपको हंसाने के लिए मैंने एक पत्र तैयार किया है, जिसको आप ध्यान से सुनिए। मैं पढ़ूंगी और आपसे बाद में पूछूंगी कि इसे सुनकर आपको हंसी क्यों आई। पत्र जब मैं पढ़ूंगी तो आप अपनी स्क्रीन पर पत्र को जरूर देखिएगा, क्योंकि देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्या गड़बड़ी हो रही है। हालांकि हंसी आ रही है तो हंसिए। हंसना सेहत के लिए लाभदायक होता है, लेकिन बिना कारण के हंसने पर क्या कहा जाता है आप सब जानते हैं। लेकिन आज हंसने का कारण भी है, तो हंसने के लिए तैयार हो जाइए और पत्र सुनिए। मेरे प्यारे जीवन साथी, मेरा प्रणाम आपके चरणों में। आपने अभी तक चिट्ठी नहीं लिखी मेरी सहेली को। नौकरी मिल गई है हमारी गाय को, बछड़ा दिया है दादाजी ने। शराब की लत लगा ली है मैंने। तुमको बहुत खत लिखे पर तुम नहीं आए कुत्ते के बच्चे। भेड़िया खा गया 2 महीने का राशन। छुट्टी पर आते समय ले आना एक खूबसूरत औरत। मेरी सहेली बन गई है और इस समय टीवी पर गाना गा रही है हमारी बकरी। बेच दी गई है तुम्हारी माँ। तुमको बहुत याद कर रही है एक पड़ोसन। हमें बहुत तंग करती है तुम्हारी चंदा। तो देखा बच्चों, हंसी आई ना? अब आप मुझे ये बताइए कि पत्र में क्या गलत था, किस कारण पत्र इस तरह से पढ़ा जा रहा था, जिसके कारण कि आपको हंसी आ रही थी। सही समझे हैं, विराम चिन्हों का उचित स्थान पर प्रयोग नहीं हुआ था, जिससे अर्थ का अनर्थ हो गया था। अब मैं उसी पत्र को उचित विराम चिन्ह के द्वारा पढ़ती हूँ, फिर देखिए आपको कैसे समझ में आएगा कि क्या कहा जा रहा है। मेरे प्यारे जीवन साथी, मेरा प्रणाम आपके चरणों में। आपने अभी तक चिट्ठी नहीं लिखी। मेरी सहेली को नौकरी मिल गई है, हमारी गाय को बछड़ा हुआ है, दादाजी ने शराब की लत लगा ली है। तुमको बहुत खत लिखे पर तुम नहीं आए। कुत्ते के बच्चे को भेड़िया खा गया। 2 महीने का राशन छुट्टी पर आते समय ले आना। एक खूबसूरत औरत मेरी सहेली बन गई है और इस समय टीवी पर गाना गा रही है। हमारी बकरी बेच दी गई है। तुम्हारी माँ तुमको बहुत याद करती है, तुम्हारी चंदा। देखा विराम चिन्हों का महत्व आप अब समझ गए होंगे कि छोटा सा विराम चिन्ह कितना महत्व रखता है। आपको लगता है कि ये बहुत छोटी बात है। नहीं, विराम चिन्ह हिंदी साहित्य की जान है, इसलिए इसका सही उपयोग आना चाहिए। हम बिना जानकारी के ये त्रुटियां करते हैं और गलत पढ़ा जाता है, गलत समझा जाता है। तो आइए आज हम लोग इस हंसी ठिठोली के माहौल में विराम चिन्ह की जानकारी लेते हैं। विराम का अर्थ होता है ठहराव, ठहराव लेना या रुकना। लेखन को प्रभावशाली बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जो कि भावों की अभिव्यक्ति, वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने, उतार चढ़ाव और ठहराव को दिखाने के लिए आवश्यक होते हैं। ऐसे ही विशेष चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्यों के मध्य या अंत में किया जाता है। हिंदी व्याकरण के विशेषज्ञ कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या 20 मानी है, किंतु हमारे पाठ्यक्रम में 12 विराम चिन्ह ही हैं। आगे हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। विराम चिन्ह समझने के लिए एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, पहले आप उसे समझिए। रोको मत जाने दो। फिर दूसरा उदाहरण है, रोको पर विराम चिन्ह लगा हुआ है, मत जाने दो। अब यहाँ पर न जाने की बात हो रही है। फिर रोको मत पर अगर हम विराम चिन्ह लगा देते हैं तो रोको मत जाने दो, और यहाँ पर जाने दो की बात हो रही है। तो इसको
अच्छे से समझिए कि उपर्युक्त उदाहरणों में पहले वाक्य में अर्थ स्पष्ट ही नहीं हो रहा है, जबकि दूसरे और तीसरे वाक्य में अर्थ तो स्पष्ट हो जाता है, लेकिन एक दूसरे का उल्टा अर्थ मिलता है। जबकि तीनों वाक्यों में वही शब्द हैं। दूसरे वाक्य में रोको के बाद अल्प विराम लगाने से रोकने के लिए कहा गया, जबकि तीसरे वाक्य में रोको मत के बाद अल्प विराम लगाने से किसी को न रोककर जाने के लिए कहा जा रहा है। तो इस प्रकार से विराम चिन्ह लगाने से अर्थ पूरी तरह से बदल जाता है। तो अब हम लोग विराम चिन्हों की विस्तृत जानकारी की तरफ चलते हैं और देखते हैं उनके प्रकार, उनके नाम। पहले विराम चिन्ह का नाम है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जब कोई वाक्य खत्म होता है तो वाक्य के अंत में लगाया जाता है। प्रश्नवाचक जहां पर लगा होता है वहां छोड़कर बाकी सभी वाक्यों में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। एक साधारण सरल सा वाक्य जो होता है वहां हर जगह पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे राम खाना खाता है, मोहन स्कूल जाता है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया। इस प्रकार इसके उदाहरण है ये। दूसरा है अल्प विराम। जहां थोड़ी देर रुकना पड़े वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे बहुत सारी लड़कियों के नाम लेने हों, लड़कों के नाम लेने हों, शहरों के नाम लेने हों, तो वहाँ भी अल्प विराम लगता है। जैसे राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान, ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। या मैंने भारत में पहाड़, झरने, नदी, खेत आदि चीजें देखी हैं। तो ये पहाड़, झरने, नदी, इनके सब के बाद में अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। फिर तीसरा है अर्ध विराम। पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्प विराम से अधिक देर तक रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे पूर्ण विराम में हम पूरी तरह रुकते हैं, अल्प विराम में बहुत थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, लेकिन अर्ध विराम में थोड़ा अधिक टाइम लगता है, अधिक समय लगता है, उसे अर्ध विराम कहा जाता है। और एक जानिए कि जैसे एक वाक्य को दूसरे वाक्य के साथ जब संबंध बताना होता है तो वहां भी अर्ध विराम लगता है। और जैसे अल्प विराम का चिन्ह होता है उसी के ऊपर एक बिंदी लगा देते हैं, वह अर्ध विराम बन जाता है। और एक वाक्य जैसे खत्म हो जाता है तो वहां पर दूसरा वाक्य जब हम आगे बढ़ाते हैं तो भी अर्ध विराम का प्रयोग होता है। जैसे सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया, तो यहाँ पर बीच में सूर्यास्त हो गया के बाद अर्ध विराम लगेगा। कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी। इन वाक्यों में अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह। नाम से ही पता चल रहा है कि जहां पर प्रश्न पूछा जाए, कौन, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि जब आ जाता है तो वहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जहां सवाल पूछने का भाव उत्पन्न हो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम कौन हो, अब यहाँ प्रश्न लगा, आपको पूछा जा रहा है, तो इसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। वह क्या खा रहा है, राम बाजार से क्या लेकर आया, ये इसके उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है। कोई भी अव्यय आता है उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है, जो एक पाई होती है और उसके नीचे बिंदी होती है। जैसे हाय, आह, छी, अरे, शाबाश, इनके सबके पीछे लगता है। और कभी कभी पूरा वाक्य कहने के बाद भी प्रयोग में लाया जाता है। जैसे वाह, कितना सुंदर वृक्ष है, तो वाह पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। और कभी कभी पूरा वाक्य खत्म करके वहां भी लास्ट अंत में जहां पर पूर्ण विराम रहता है वहां लगा देते हैं। फिर योजक चिन्ह, जिसको आप संयोजक, विभाजक कई नामों से जानते हैं, उसे संयोजक चिन्ह भी कहा जाता है, विभाजक चिन्ह भी कहा जाता है। दो शब्दों में परस्पर
संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दो शब्दों के बीच में, जैसे माता पिता, जब आप लिखते हैं तो उसके बीच में एक छोटी सी पाई खींची रहती है, वो योजक चिन्ह कहलाती है। और ज्यादातर ये विरुद्धार्थी शब्दों के बीच में आता है। जहां द्वंद्व समास आता है, द्वंद्व समास भी ज्यादातर विरुद्धार्थी में ही होते हैं, तो वहां पर इनका प्रयोग किया जाता है। साथ ही जैसे एक जैसा शब्द आ जाता है, जाते जाते, देखते देखते, चलते चलते, तो इनके बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहां आप उपमा अलंकार का उदाहरण देते हैं, राम सा, कमल सा आ गया, वहां भी देखिए आप योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। युग्म शब्द आपको आते हैं, युग्म शब्द में भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोष्ठक चिन्ह, वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जब कोई चीज समझानी होती है, ज्यादातर नाटक इत्यादि में इनका प्रयोग ज्यादा होता है। जैसे नाटक चल रहा है, विश्वामित्र को बोलना है, अब उनके मन में कौन सा भाव प्रकट हो रहा है, ये कैसे बोलना है, तो वो चीज ब्रैकेट में लिखी जाएगी। क्रोध से कांपते हुए, ब्रैकेट बंद, मतलब उन्होंने क्रोध से कांपते हुए कहा ठहर जा, तो ये जो आएगा वो ब्रैकेट में रहता है, वो कोष्ठक के अंदर लिखे जाते हैं। धर्मराज जैसे कहा गया, धर्मराज को समझाना है, कोई नहीं समझ रहा कि धर्मराज किसका नाम है, युधिष्ठिर को लिखना है, तो वो कोष्ठक में लिखा जाएगा कि धर्मराज, कोष्ठक में युधिष्ठिर सत्य और धर्म के संरक्षक थे। अगला है अवतरण या उद्धरण चिन्ह। ये दो प्रकार के होते हैं, इकहरा और दोहरा। इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। किसी की कही हुई बात को उसी तरह से प्रकट करने के लिए उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह लगाए जाते हैं। दोहरा यहाँ पर लगाया जाता है। जब किसी का कथन कहा जा रहा है तो वहां दोहरा लगाया जाता है। जैसे तुलसीदास ने सत्य कहा है, अब जो कहा है पराधीन सपने सुख नाही, तो उसको हम उद्धरण चिन्ह और दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखेंगे। लेकिन किसी का नाम, उपनाम, किसी किताब का नाम ये आएगा तो यहाँ इकहरा उद्धरण चिन्ह आता है। जैसे कि सूर्यकांत त्रिपाठी और निराला, निराला पर जब लगेगा तो वो इकहरा उद्धरण चिन्ह लगेगा। अगला है रेखांकन चिन्ह। रेखांकित जो किया जाता है, किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, पद, वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप लोग शब्दों पर आधारित कहानी लिखते हैं तो कहानी में आपको कहा जाता है ना कि जो 4 शब्द आए हुए हैं उनको नीचे से रेखांकित कीजिए, तब वो पता चलता है कि कहानी में आपने उन शब्दों का प्रयोग कहाँ पर किया है। तो ये रेखांकन शब्द है, महत्वपूर्ण शब्दों को दिखाने के लिए। जैसे गोदान को हमको दिखाना है तो गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है। अब इसमें हमको गोदान को महत्वपूर्ण दिखाना है तो गोदान के नीचे हम रेखांकन करेंगे, रेखांकित करेंगे। अगला है लाघव चिन्ह, जिसको संक्षेप चिन्ह भी कहा जाता है। कुछ चीज हमें संक्षेप में लिखनी होती हैं, जैसे किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द के पहले अक्षर के आगे हम शून्य लगा देते हैं। तो जहां शून्य लगा देते हैं उसी को ही लाघव चिन्ह कहा जाता है। जैसे डॉक्टर न लिखकर हम ड लिखते हैं और एक शून्य लिख देते हैं, वो डॉक्टर हो गया। पंडित के लिए हम प लिख देते हैं और आगे एक शून्य लगा देते हैं। किसी प्रदेश को दिखाने के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश, तो उ लिखकर एक शून्य लगा दिया, प्र लिखकर एक शून्य लगा दिया और वो पढ़ा जाएगा उत्तर प्रदेश। तो ये है लाघव चिन्ह। अगला निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात, कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। जैसे श्री राम ने कहा, तो ये एक बड़ी सी लाइन योजक चिन्ह से थोड़ी बड़ी होती है। ये लाइन, ये थोड़ी सी लाइन खींच दी जाती है और फिर उनका कथन कहा जाता है कि सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। या आप कोई चीज उदाहरण लिखते हैं, उदाहरण लिखने में जैसे उदाहरण आपने लिखा, उदाहरण फल, सब्जी, मसाले इत्यादि, तो उदाहरण लिखने के बाद एक लाइन खींचते हैं, वो निर्देशक चिन्ह कहलाता है। अगला है विवरण चिन्ह।
हालांकि आजकल विवरण चिन्ह का प्रयोग बहुत कम होता है, केवल निर्देशक का ही प्रयोग किया जाता है। विवरण चिन्ह में 2 बिंदु लगाकर एक लाइन खींची जाती थी, तो अब बिंदु लोग हटा दिए हैं, केवल लाइन ही खींच देते हैं। इसका भी उदाहरण जैसे संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं, ऐसा कहा गया, तो वहां पर 2 बिंदु लगा के एक लाइन खींची जाती है, इसे विवरण चिन्ह कहा जाता है। सेव के निम्नलिखित फायदे हैं, तो वहां पर एक विवरण चिन्ह लगाया जाता है। विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूर्ण चिन्ह, विस्मरण उसको और भी नाम है उसके, हंस पद भी इसे कहा जाता है। विवरण चिन्ह, त्रुटिपूरक चिन्ह या हंस पद चिन्ह, ये वी जैसा आप लोग अंग्रेजी में वी लिखते हैं, उसी को उल्टा करके लगाया जाता है। तो कोई चीज हम भूल जाते हैं, विस्मरण का मतलब ही हुआ भूलना, तो जब हम कोई चीज भूल जाते हैं तो वहां पर ये लगाया जाता है। जैसे राम जाएगा, अब बीच में हमको कुछ लिखना था कि वो कहाँ जाएगा, लेकिन हम भूल गए हैं, तो नीचे उल्टा वी आकार का लगा देंगे और उसी के ऊपर लिख देंगे राम घर जाएगा या विद्यालय जाएगा, तो ये कहलाता है विस्मरण चिन्ह। या राम बहुत लड़का है, अब बहुत क्या है, मेहनती है, अच्छा है, क्या चीज वहां लिखना था वो भूल गए, तो वहां हम नीचे विस्मरण चिन्ह लगाएंगे और फिर उसके बाद ऊपर उसके लिख देंगे कि राम बहुत मेहनती लड़का है। बच्चों, विराम चिन्ह के महत्व का अनुभव आपने किया। पत्र सुनकर आपको खूब हंसी आई। ये हंसी उस स्त्री की अल्प शिक्षा के कारण आई। मैं नहीं चाहती कि हमारे बच्चे कहीं भी हंसी के पात्र बने, इसलिए वीडियो को दोबारा देखिए, समझिए और बार बार अभ्यास कीजिए। बच्चों, ध्यान रखिए, हिंदी की बिंदी भी बोलती है। अगले वीडियो में पुनः मिलने का वादा करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।